पर पूरा देखिए जोश देखने को मिल रहा है और जोश काफी हाई हो गया है प्रदीप। 27,100 के रेडार में रखकर निफ्टी बैंक में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग, और एक स्टॉक जो रेडार पर रखना चाहिए इस समय वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कुछ ही देर पहले वो खबर आ रही थी कि एफपीआई लिमिट को 43% से बढ़ाकर 45% लाने के लिए इनको अप्रूवल मिल गया या फिर अपील कर रहे हैं, और वो स्टॉक देखिए बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाता हुआ। इसका साथ जी एंटरटेनमेंट दे रहा है जो 6% ऊपर है, और जी एंटरटेनमेंट पे तो जो पूरी चाल रही है वो पिछले आधे घंटे की रही है। और M&M, वेदांत, टाटा मोटर्स, ये वो काउंटर्स हैं जो अब चल पड़े हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रकाश दीवान हमारे साथ है। प्रकाश, आपने निफ्टी में मेरे ख्याल में दोपहर में वो तेजी की पोजीशन ले ली, उसका फायदा आपको मिल रहा है? तो क्या ट्रेड लिया था? नहीं, सिर्फ कॉल ऑप्शन की बात। कॉल ऑप्शन लिया था 21-22 रुपए में खुली थी 10,900 वाली जो कॉल आप देखें तो आई थिंक इट शुड बी नाउ मोर देन डबल 44-40। द पॉइंट वाज कि जो सुबह जो गैप डाउन खुला है आपके लिए मार्केट, वो पुरानी मतलब जो हो चुकी उसके बारे में था, और जैसे जैसे हमने स्टेटमेंट्स आते देखा, इसका पुष्टि हुई कि ये हुआ है और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आतंक के सामने है, नॉट अगेंस्ट सम नेशन, तो नेचुरली जो हम लोग सोच रहे थे जो नेगेटिव व्यू है वो पॉजिटिव में तब्दील हो गया। और आज ये देखिए कि जो स्टॉक्स चल रहे हैं, टाटा मोटर्स क्यों चल रहा है आज टॉप गेनर निफ्टी का आज आपको मिला हुआ है जो हमेशा पिटता है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, द एडवांसेस हैव एक्चुअली बिकम 3 टाइम्स। तो मार्केट ये समझ रहा है कि इससे आगे चल के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, जो आउटकम्स हैं आई वुड से, वो पॉजिटिव होने वाले हैं। तो इसमें तो आज तो लेने का मौका था, ना कि वीडियो देखे आप व्हाट्सएप पे कि किसको कहाँ पिटाई हो रही है, क्या हो रहा है। आप तो देखिए स्टॉक कौन सा लेना है, और इस टाइप का एक जिसको कहते हैं ना फ्लैश सेल लग गई, 100 पॉइंट डाउन निफ्टी पे आपको मिल गए, उसका आपने फायदा लिया। बट ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रिटेलिएशन की कोई खबर आती है या कोई अंदेशा आता है, कोई टाइप का आतंक का कोई वापस से एक पहलू दिखना शुरू होता है, वापस मार्केट इसको नेगेटिवली भी रिएक्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से एक तरफा लेकिन आपने टाटा मोटर्स की बात की, क्या देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स के लिए? टाटा मोटर्स में देखिए 2 चीज हो रही है प्रदीप। एक तो जो पैसेंजर कार्स को हम लोग पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहे थे, जो बाकी के जब मार्केट शेयर की लॉस हो रही है, इनकी जो गाड़ियों के लॉन्च, जो हैरियर है और एक नई अल्ट्रॉस करके इन्होंने अनाउंस कर दी हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, जो बलेनो और जैज के सामने टक्कर लेगी। तो ये अब अपना पोर्टफोलियो बड़ी रोबस्ट तरीके से एक तो कंप्लीट करें। दूसरा, जब भी इस टाइप का एस्केलेशन होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, तो आपके पास जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है, जो क्षमता आपको बढ़ानी है, उसमें ट्रक्स और ये इन सब चीज़ों की जो यूसेज होती है, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें भी आता है। तो आज अशोक लेलैंड भी ऊपर रहेगा, मैंने देखा नहीं है वो है बट हाँ, सो वो एक इम्पैक्ट आना है, बिकॉज दिस इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैरिंग आपके जो आर्म्स कैरी करने हैं, आपकी मिसाइल्स कैरी करने हैं, आपकी जो फायरिंग बैटरीज कैरी करनी है, वो सारी इसी वजह से होती है। और टाटा मोटर्स इतना पिटा हुआ था कि एक पुल बैक जो आना है, और ब्रेक्सिट एक अराउंड द कॉर्नर वाली न्यूज़ फ्लो भी है, तो कई चीज़ें पॉजिटिव कहना, मतलब जब स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों को, इस टाइप की स्ट्राइक को, इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखता है और उससे मायूस होकर कि ये खत्म हो जाएगा और कल से मार्केट हमारा एकदम नीचे की तरफ झुकाव लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। टाटा मोटर्स पे सर्वेंद्र, लगातार बहुत सारे सवाल आते हैं हमें, क्या लगता है आपको? आज इसने मेरे ख्याल में 100 दिन का मूविंग एवरेज भी कामयाबी से पार किया है, उसके ऊपर टिक रहा है। क्या काफ़ी समय के बाद इसने बॉटम बनने के पुख्ता सबूत दिए हैं? हाँ, अगर आप बोले वर्स्ट इज ओवर टाइप्स का जो बॉटम बनता है, जो पैनिक में, जो हमने जब जिस दिन गिरा था उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यही बोला था कि भाई धीमे धीमे इसमें एंट्री शुरू करनी चाहिए, और पहले जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 180 के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि 180 एक ऐसा जोन था जहाँ पे वो काफ़ी दिन रुका था और बाद में तोड़ने के बाद वहाँ से सेल ऑफ आया था। तो आई थिंक 180 तक वापस आ गया है, 50 डे एवरेजेस भी आसपास आ गए हैं। तो आई थिंक एक बार वो शॉर्टर टर्म प्लेयर्स का तो टारगेट आ गया है, बट येस, जैसे आपने बोला कि अगर वर्स्ट इज ओवर जैसा एक बॉटम अगर क्लासीफाई करना हो, तो उस दिन जो पैनिक में लो बना 130 के आसपास, वहाँ लगता है कि वर्स्ट इज ओवर, और अब ये ग्रेजुअली ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा। और उसमें डिस्क्लेमर ये रहेगा कि हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशंस है, निजी निवेश भी हैं, और ये स्टॉक हमको अच्छा लगता है डिलीवरी के लिए। तेजी की पोजीशन और डिलीवरी वाला ट्रेड ये साबित होगा। टाटा मोटर्स 182 पर देखिए 3.5 से 4% ऊपर है। अश्विनी गुजराल को भी जोड़ लेते हैं। अश्विनी, आफ्टरनून 10,880 पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी, इस समय की क्या रणनीति होगी? मुनाफा ले लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह की मूव जो है वो एक्सट्रैपोलेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर रोज ये इस तरह की खबरें नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट की रेंज बढ़ गई है आज, तो थोड़े कंसोलिडेशन में रेंज पहले नैरो होगी और फिर और आगे जाएगी। मेरे हिसाब से 10,800-820 तक अगर आता है मार्केट, तो वहाँ पे जो है वापस री एंट्री हो सकती है।
तो क्योंकि आज लोगों के पास काफ़ी मुनाफा है, तो आज मुनाफा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, कुछ मुनाफा वसूली की आप बात करें इंडेक्स पर, लेकिन शेयरों में एक स्टॉक जो रेडार पर है इस समय जो चमक पड़ा है वो है M&M। इस पर एक अगर आप चार्ट चेक दे सके, 655 पर ये जो मूव आया है लो से, ये क्या स्टेबल लग रहा है, कंटिन्यू होगा, तेजी करे? देखिए, अंडर परफॉर्मर तो ये है टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और अंडर परफॉर्मर अक्सर अंडर परफॉर्मर ही रहता है। तो कोशिश ये करें ऐसा स्टॉक हो जो 52 वीक हाई पे या ऐसी जगह पे चल रहा हो। अंडर परफॉर्मर लेने से जो है उस वहाँ रैलीज अक्सर सस्टेनेबल नहीं होती। तो जैसे बाटा है और जो स्टॉक्स 52 वीक हाई के आसपास हैं या आज लोअर हैं, पिछले 3 दिन से चल रहे हैं, मदरसन सुमी वगैरह, तो वहाँ पे खरीदारी करने से ज़्यादा फ़ायदा है, अंडर परफॉर्मर ना लें। ओके, अच्छा ये बताइए इस समय आप ट्रेड कहाँ करेंगे अश्विनी? देखिए, इंडियन ऑयल में बाय है 136 का स्टॉप, 150 का टारगेट। सन टीवी में बाय है 588 का स्टॉप, 610 का टारगेट। और डीवीज लैब में बाय है 1595 का स्टॉप और टारगेट 1640 का। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स। डीवीज लैब 1640 तक के टारगेट के साथ तेजी करने की कॉल आ रही है। IOC पे 150 के टारगेट के साथ तेजी की कॉल आ रही है और साथ ही साथ सन टीवी जहां पर तेजी की कॉल है 610 रुपए तक के टारगेट यहां देखे जा सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स जहां पर इस समय तेजी का ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। हम M&M की तो बात कर ही रहे थे। ओवरऑल आप ऑटो सेक्टर में एक रिकवरी का मूड देख रहे हैं और फिर अगर आप भारत फोर्ज जैसी कंपनीज को भी इसमें शामिल करें ऑटो एंसिलरी से, ये सारे दिग्गज जो अंडर परफॉर्मर ही था भारत फोर्ज भी उस लिहाज से, तो क्या लगता है आपको अश्विनी यहाँ पर मौका बन रहा है अब लेने का? देखिए, भारत फोर्ज में काफ़ी ज़ोरदार सेलिंग हो चुकी है, तो उस लिहाज से एक अगर पुल बैक रैली भी यहाँ हम कहें तो वो भी 100-150 रुपये तक की आ सकती है। तो बेसिकली इसको स्विंग फेलियर कहते हैं कि एक चीज़ नीचे जा रही है, फाइनली उसमें एक पुल बैक ऐसा आता है जिसके बाद फॉलो थ्रू नीचे की तरफ नहीं आता है और हैंस वहाँ पे जो है पुल बैक स्ट्रॉन्ग लेवल का शुरू हो जाता है। बेसिकली 200 DM में से अगर आप दूर चलना शुरू हो जाएं तो कहीं ना कहीं उसका जो है पुल बैक वहाँ खड़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें 580-600 पे है 200, और अभी जो है हम 500 के आसपास बैठे हैं, ये रिवर्सल वहाँ तक जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर रिवर्सल की पूरे चांसेस हैं। देखिए 509, 510 पर भारत फोर्ज आज 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस बीच CNBC TV 18 के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लग रही है कि फ्यूचर रिटेल विदेशी कंपनी 7-Eleven के साथ, जो भी एक रिटेल चेन है और बहुत ही बढ़िया विदेशी बाजारों की रिटेल चेन मानी जाती है, उसके साथ शायद टाई अप करने वाला है। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी शेयर, रेवेन्यू शेयर वाला मॉडल अपनाया जाएगा और देखिए क्या तेजी से फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 1.5% ऊपर आ गया, नेगेटिव टेरिटरी में उलझ गया था ये काउंटर, 428 के लेवल्स आ गए। प्रकाश, 7-Eleven जो भी विदेश जाते हैं, स्पेशली अगर आपने साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल किया हो, तो 7-Eleven के बगैर गुजारा नहीं चल सकता। ये कितना बड़ा टाई अप हो सकता है फ्यूचर रिटेल के लिए? देखिए, फ्यूचर रिटेल के लिए भी 7-Eleven जैसे टाई अप के बिना गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो रुकी हुई है, जो थम गई है, वो अमेजोन के साथ हाथ इन्होंने मिलाना ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया और फिर कहीं ना कहीं कोई शादी होते होते टूट गई। तो वो अब ये जो 7-Eleven के साथ करने का इनका ये कि इन्होंने भी कुछ समय पहले इस टाइप का फॉर्मेट अटेम्प्ट किया था, लेकिन इस टाइप के फॉर्मेट में जो जस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही हाई लेवल की स्किलिंग वाला होता है। उसको आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते जब तक आपके पास वैसे सिस्टम्स और एक्सपीरियंस हो। तो मुझे लगता है ये अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को और एग्जिस्टिंग प्रेजेंस को, रिटेल प्रेजेंस जो इनकी है, उसको कहीं तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल यूजिंग 7-Eleven। जो 24 घंटे बाहर के मार्केट्स में ये 24 घंटे दुकानें चलती हैं, एक्सेप्ट फॉर 1 आवर जो स्टॉक टेकिंग के लिए रहता है, तो ये सारे टाइम रात भर ये दुकानें चलती हैं और उनकी ये ब्यूटी है। और ये थोड़ा सा हाई मार्जिन वो लेते हैं क्योंकि ये सारे टाइम आपको मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में इस टाइप का मार्केट अभी है नहीं, लेकिन ये क्रिएट अगर हो सकता है तो इनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अपसाइड रहेगा। बट
I would take anything that the Future Group does with a pinch of salt. थोड़ा सा मुझे वहाँ कहीं ना कहीं एक over promise under delivery वाला experience रहा है in the past in all their businesses. तो थोड़ा सा संभल के रहूँगा, but yes, अगर ये होता है और आगे चल के जाता है तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखा जाएगा. पर फिलहाल इस पे कोई रिकमेंडेशन बाय की नहीं है मेरी. ओके, तो देखिए क्या डेवलपमेंट आती है. स्टॉक में एक्शन तो बनता दिखाई जरूर दिया है. आप सर्वेंद्र कुछ हाथ लगाना चाहेंगे फ्यूचर रिटेल को, या फिर बैठक हो जाए, कुछ डेवलपमेंट आगे बढ़े तभी लें? आई थिंक अगर लास्ट 2-3 महीने के चार्ट्स देखें तो आई थिंक 410 415 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं. तो प्योरली एक ट्रेडिंग प्ले अगर आप देखें तो आई थिंक 415 के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, 414 का अगर आप एक स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो आप इसमें एक 425 430 तक का एक 435 440 तक का आप इसमें एक टारगेट लेके चलेंगे. और आई थिंक सेटअप्स अच्छे हैं, एक शॉर्ट टर्म बाउंस डेफिनेटली प्ले किया जा सकता है. ओके, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात होती है, फ्यूचर रिटेल पे खबर आती है और फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक चलते हैं, क्योंकि वो क्या 30 35 40 वाली रेंज में है, तो वो ट्रेडर्स को ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, लोग वहाँ पर दाव लगाने लगते हैं फ्यूचर कंज्यूमर वगैरह पे. राजेश पालविया, आप जरा इन दोनों पे नज़र डालिए, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर एंटरप्राइजेस क्या कह रहे हैं इनके चार्ट्स? देखिए प्रदीप जी, अगर देखें तो फ्यूचर कंज्यूमर बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है. 4690 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा. अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें 52 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे. सो 47 के ऊपर बिल्कुल बाय करना चाहिए. 52 का टारगेट लगता है मुझे. सो मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का बाइंग देखने को मिला है, इसको अभी भी करंट लेवल पर भी बाय किया जा सकता है. 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखें. मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ब्रेकआउट आएगा और ये 52 तक की तेजी दिखा सकता है. तो फ्यूचर कंज्यूमर पर बिल्कुल बाय करना चाहिए. ओके, फ्यूचर कंज्यूमर है वो स्टॉक जिसकी बात कर रहे थे. 52 तक जाने की संभावना यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है. यह कॉल जो इस समय आपके लिए आ रहा है. इस बीच निफ्टी फिर से थोड़ा अटकता हुआ, जाहिर है थोड़ी नर्वसनेस, एक अच्छी खासी लंबी तेज़ी के बाद इस समय देखी जा रही है. अश्विनी, आपसे एक बात हम समझना चाहेंगे, इस समय वो हेवी वेट्स कौन से हैं अगले 2-3 दिनों के लिहाज से जिनके ऊपर खास तौर पे आपको नज़र रखनी चाहिए इस बाज़ार में, जिनके ऊपर आप नज़र रखेंगे समझने के लिए कि अब एक्सपायरी तक बाज़ार कहाँ जा रहा है? देखिए, टीसीएस ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, बजाज फिनसर्व एक और बड़ा विनर रहा जिसने बहुत मदद की, विप्रो ने कल भी और आज भी. ये सारे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दिए हैं. और जहाँ कहीं भी न्यू हाई बन जाएंगे और कुछ जगह बन जाएंगे, वहाँ पे फॉलो थ्रू भी मिलेगा. तो बाटा में वापस बाइंग आ रही है. क्लियरली सन टीवी, जी, इनमें बाइंग काफ़ी हद तक शुरू हो रही है. बैंक्स और आईटी दोनों में ही कुछ ना कुछ बड़े शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लेकिन वही है कि 10 950 11,000 इतना सिंपल नहीं है. उसके लिए आपको रेट कट तक मिल गया तब भी हम निकले नहीं. तो इसको एज अ रेंज हम मार्केट ही खेलें. 10 साढ़े 900 से ऊपर एक बारी मुनाफा ले लें और फिर देखें क्या होता है. ओके, 10 900 के ऊपर एक बार मुनाफा वसूली पर जोर देना चाहिए. अश्विनी कह रहे हैं कि एक तरफा तेजी नहीं रहेगी, बाजार आगे अटक भी सकता है. शुक्रिया अश्विनी हमारे लिए समय निकालने के लिए. अच्छा, 1-2 स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें भरपूर जोश देखने को मिला, और खासकर वायदे बाजार के ट्रेड में श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे काउंटर्स, चोला मंडलम जैसे काउंटर्स, इनमें तेजी की पोजीशंस आज दोपहर के बाद जुड़ी हैं. राजेश पालविया, बताइए, 3% ऊपर तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है और चोला बस अपनी चाल को बेहतर करने में लगा है, 0.5% ऊपर आया है. क्या लेंगे? जी बिल्कुल, दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं मुझे. दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें देखें जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला स्टॉक में. अगर देखें तो डेटा पॉइंट भी अगर हम देखें तो जिस तरीके का कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिला पिछले 5-6 सेशन में, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 1150 1160 तक के लेवल दिखा सकता है. तो करंट लेवल पे बाय करना चाहिए. 1115 का स्टॉप लॉस रख के 1150 1160 के टारगेट मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिन में देखने को मिल सकते हैं. चोला फाइनेंशियल में भी बाइंग देखने को मिली है, पर अगर दोनों में कंपेयर करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. मुझे लगता है इसमें तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है. ओके, यह है व्यू फिलहाल आपका. श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे तेजी का कॉल, 1140 1150 तक के टारगेट यहां पर हासिल हो सकते हैं. इस बीच बाजार में देखिए मिड कैप्स में फिर से बिकवाली शुरू हुई है और कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं. यस बैंक लेकर आइए, JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील,
ये कुछ एक स्टॉक्स हैं। इवन IOC पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये वो शेयर हैं जहां पर हम पिछले कुछ मिनटों के दौरान बिकवाली होते हुए देख रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स जो काफ़ी हद तक मजबूत भी थे मिड कैप स्पेस में, वहां पर मुनाफा वसूली आती हुई। एक बार ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो ना केवल निफ्टी फिसलता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मिड कैप इंडेक्स में दबाव बढ़ रहा है, निफ्टी बैंक पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी फिर से सिमटती हुई नजर आई है। तो मुनाफा वसूली की जो बात अश्विनी कह रहे थे, लगता है कि लोग ऊपर के लेवल पर फिलहाल इस मौके को देखते हुए मुनाफा वसूली कर रहे हैं। नज़र खास तौर पे मेटल पे है, JSPL, JSW और टाटा स्टील, जिनमें हम इस समय दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। सर्वेंद्र, इनके चार्ट्स पे नजर डालिए, क्या कहेंगे आप? JSPL, JSW और टाटा स्टील, क्या ट्रेड है? आई थिंक टाटा स्टील में अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 दिन से इस रेंज में अटका है और थोड़ी सी सेलिंग वहाँ से बार बार आ रही है, और 510 का जो स्तर है वो उसके लिए एक हर्डल बना हुआ है। तो आई थिंक जब तक 510 के ऊपर ये नहीं जा रहा है तब तक आई थिंक नीचे में 485, 490 तक ये फिसल सकता है। और अगर किसी को ट्रेड लेना है तो आई थिंक 507 रुपये के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 507 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट करके चलना चाहिए। ओके, तो टाटा स्टील में एक शॉर्ट की पोजीशन 501 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ देर पहले हमने सुना अश्विनी ने कहा सन टीवी खरीद के चले। राजेश, यहाँ पर जो वायदे बाजार में इसकी पोजीशन खड़ी है उस पर एक बार नजर डालिए और ये बताइए 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, लगभग 3.5 लाख शेयरों से ज्यादा का एडिशन हो चुका है और रोल ओवर की स्थिति भी ठीक है 30% के आसपास। क्या आप तेजी की पोजीशन कैरी करेंगे और शायद अगली सीरीज में एक्शन और बढ़ सकता है क्या स्टॉक में, बताइए? जी हाँ, सन टीवी में जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला, स्टॉक को देखें तो वीकली चार्ट पे भी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, तो रोल ओवर के हिसाब से भी इसको बाय किया जा सकता है और मुझे लगता है नेक्स्ट सीरीज़ का ही कॉन्ट्रैक्ट बाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 590 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है इसका जो पहला लक्ष्य होना चाहिए सीरीज़ में, नेक्स्ट सीरीज़ में भी मुझे लगता है इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और 630, 640 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 590 स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यह कॉल इस समय आपके लिए सन टीवी पे। रजत बोस हमारे साथ जुड़ते हुए। रजत, स्वागत है आपका। बहुत तेजी से बाजार गिर रहा है इस समय, आप नजर डालिए। निफ्टी पर 55 पॉइंट नीचे अब आ चुका है, निफ्टी बैंक अब 250 पॉइंट नीचे। तो ऊपरी स्तरों पर बाजार बिल्कुल भी टिक नहीं पाए हैं। वो स्टॉक्स जिन पे हमने दबाव खास तौर पे देखा है, यस बैंक की हम बात कर रहे थे, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HPCL, टाटा स्टील, सन फार्मा, इसके अलावा गिरने वालों में हीरो मोटोकॉर्प पे दबाव फिर से बनता हुआ। ICICI बैंक दिग्गजों में इस पे नजर डालिए, जहां पर हम दबाव तेजी से बनते हुए देख रहे हैं और इसका इंपैक्ट साफ तौर पे ICICI बैंक का असर निफ्टी बैंक पर भी उतना ही दिखाई देता है। रजत, क्या कह रहे हैं आप? क्या लगता है, आज की तेजी तो बहुत जबरदस्त दिख रही थी, अब ये अचानक बिकवाली? देखिए, अचानक बिकवाली के कारण ये भी हो सकता है कि करीबन पहला आधा घंटा के बाद में जो लो बनाया था 730 के आसपास से, उससे बाद में काफ़ी देर तक ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ। जो अपना पोजीशन कैरी करके नहीं जाना चाहता है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये भी हो सकता है। बट इतना भी हो सकता है कि लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी हो सकता है कि कोई और डेवलपमेंट हो जाए, कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई एस्केलेशन आ जाए, तो इसीलिए पोजीशन कैरी करने में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। यही इसकी एक वजह हो सकता है। बट इसी में आप ये बताइए कि बुल्स के नजरिए से आज किस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो कि कंफर्टेबल होगी? देखिए, 10,800 के ऊपर में अगर बंद दे देगा तो कोई उतना ज़्यादा खतरा पैदा होगा, ऐसा मुझको समझ में नहीं आता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 10,740 के आसपास में वो आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके नीचे आया था 10,729 शायद, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, वो ही आज का लो है। तो वहाँ से जो ये रिकवरी दिखाया, अभी 10,800 के ऊपर में भी सस्टेन कर जाए तो इतना कोई खराबी हमको तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये एक रेंज बाउंड सिनारियो में चल रहा है। 10,700 के भी नीचे नहीं जाता है और वो ऊपर में 10,900 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो रेंज बाउंड मूवमेंट में अगर बीच में आके खड़ा होता है तो भी आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा खतरा या बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दोनों में कोई कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ काउंटर्स में जो मैंने मूवमेंट देखा है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस, वो जिस तरीके का मूवमेंट नीचे से दिया है, अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो भी जाए तो ये कल के दिन आप देखिएगा फिर से बाइंग अट्रैक्ट कर सकता है और बाजार अभी 200 डे के नीचे जाएगा, थोड़ा समझ में कमी आ रहा है।
संभलने की कोशिश तो कर ही रहा है मार्केट। 26,970 ये है निफ्टी बैंक का स्तर। कुछ देर पहले करीब 250 पॉइंट नीचे था। आप देखिए 188 अंकों की गिरावट। तो हर गिरावट पर लोग थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस भी लेते दिखाई दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब फिर से गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिखने लगी है बढ़ने वालों के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में आया था वो भी 40 अंक गवा चुका है। चलिए